नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। चुनावी घमासान के बीच आज की सबसे बड़ी खबरें लेकर आया हूं। कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है। गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे आरपीएन सिंह ठीक चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की सियासत में जारी तमंचा वाले घमासान की तस्वीर भी है। बड़ा सवाल यह है कि 22 के चुनावी युद्ध में बाहुबलियों का क्या होगा। इसके साथ ही आज मैं दुनिया के सामने विश्ववादी चुनौती को भी विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपकी हर दिन आवाज बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया ने हाथ का साथ छोड़ा था और आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक ने हाथ का साथ ही छोड़ दिया है। गांधी परिवार के खासम खास रहे आरपीएन सिंह ने चुनावी भंवर के कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं आरपीएन सिंह के हटने से कांग्रेस को कैसे शॉक लगा है। मैं आपको समझाऊंगा कि राहुल यूथ ब्रिगेड के नेता कैसे एक एक करके कांग्रेस से लगातार दूर हो रहे हैं। मैं सरफराज सैफी आपको पडरौना और कुशीनगर की सियासत के बारे में भी बताऊंगा, जहां से एमपी नेता, एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल पर सवार हो गए थे। अब बीजेपी ने आरपीएन सिंह को भगवा कैंप में शामिल कर कुशीनगर की सियासी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। आखिर कैसे, समझिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। ये सभी नेता कभी राहुल गांधी के वफादार रहे हैं। ये सभी कभी राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड के अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन एक एक कर तीनों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल खिलाने का बीड़ा उठा लिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच सफर में आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। हाथ का साथ छोड़कर आरपीएन सिंह ने भगवा झंडा उठा लिया है। बीजेपी में आते ही आरपीएन सिंह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की तो कांग्रेस को निशाने पर लिया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। आरपीएन सिंह शुरू से कांग्रेसी रहे हैं और गांधी परिवार के काफी करीब भी माने जाते थे। उनका पार्टी छोड़ना कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूपी में जमीन खो चुकी कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने जो थोड़ी सी सियासी पिच तैयार की थी, उस पर भी कांग्रेस फिसलती दिखाई दे रही है। आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थामने की बात पूरी तरह से गुप्त रखी थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका बीजेपी में आना पार्टी के लिए बड़े तोहफे से कम नहीं है। वो भी तब जब स्वामी प्रसाद मौर्य पाला बदलकर साइकिल की सवारी करने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन सिंह कुशीनगर की सियासत में दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। दोनों के बीच आज से नहीं बल्कि 2009 से सियासी नूरा कुश्ती चल रही है।
2009 में आरपीएन और स्वामी प्रसाद एक दूसरे के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े। आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पटखनी दे दी। सांसद बनने के बाद आरपीएन सिंह ने पडरौना विधानसभा सीट छोड़ दी। 2009 में आरपीएन सिंह की मां ने पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। आरपीएन सिंह की मां के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य थे। आरपीएन सिंह की मां को हराकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बदला लिया। 2012 में एक बार फिर से जीतकर स्वामी प्रसाद विधानसभा पहुंचे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन थामा और जीत गए। इस दौरान आरपीएन सिंह का कद घटता गया और 2019 में लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह नहीं जीत पाए। आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने पर अब सबकी निगाहें पडरौना और कुशीनगर पर टिक गई हैं, क्योंकि यहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य भी आते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर जीत का दावा ठोक दिया है। देखिए, लोकतंत्र है, कौन कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कौन कहाँ चुनाव लड़ता है, कहाँ चुनाव नहीं लड़ता है, ये बहस का मुद्दा नहीं है और ये बहुत गंभीर बात भी नहीं है। लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपी सिंह दोनों का प्रभाव पडरौना और कुशीनगर इलाके में अच्छा खासा है। दोनों ही पिछड़े वर्ग से आते हैं। ऐसे में अगर आरपीएन को बीजेपी और स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी पडरौना से चुनाव लड़ाती है तो कुशीनगर में एक बार फिर रोमांचक चुनावी मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं आरपीएन सिंह के झटके से पहले भी कई कांग्रेसी नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी को बड़ा झटका दे चुके हैं। मैं आपको समझाता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान आखिर कौन कौन से नेता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। आज आरपीएन सिंह ने झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और इससे पहले अदिति सिंह भी कांग्रेस छोड़ चुकी हैं, जिन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भी एक और नेता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनका नाम है इमरान मसूद। वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर वो सवार हो गए हैं। एक और नाम है ललितेश त्रिपाठी, भी कांग्रेस को गुड बाय कह चुके हैं। यानी ये वो नाम है जो लगातार एक के बाद एक कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। ललितेश के बाद मैं बात करूं सुप्रिया की, तो सुप्रिया एनन ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और वो शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम और हैं जो लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। यूसुफ अली आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। हैदर अली खान, ये भी कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। एक के बाद एक कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद अलग अलग पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग में जीत के लिए सियासी दल दागी उम्मीदवारों से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को टिकट दिया जा रहा है जिन पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध में समाजवादी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमंचावादी बता दिया है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और बावजूद इसके वोटों की चाहत में उन्हें साइकिल की सवारी करने की खुलेआम छूट दे दी गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दागी उम्मीदवारों के नाम पर समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा मुखर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश बीजेपी की पूरी टीम को ही निशाने पर ले रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर लगाए जा रहे हैं।
जरा आप भी देखिए और समझिए कि दागियों को किस तरीके से यह पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने खेमे में रखती है। नाम आजम खान, पद एसपी उम्मीदवार रामपुर, आपराधिक मामले 100 से ज्यादा केस। नाम नाहिद हसन, पद एसपी उम्मीदवार कैराना, आपराधिक मामले गैंगस्टर एक्ट सहित कई केस। नाम असलम अली, पद एसपी उम्मीदवार धौलाना, आपराधिक मामले 20 से ज्यादा। नाम मदन भैया, पद एसपीआरएलडी प्रत्याशी लौनी, आपराधिक मामले कई मामलों में आरोपी। यूपी की सियासत की ये 4 शख्सियत, लेकिन चारों दागी, और चारों दागियों से समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट में 159 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है, लेकिन तमाम विवादों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का दागियों से मोहभंग नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में आधे से ज्यादा उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इसी मुद्दे पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर पोस्ट के जरिए करारा वार किया है। जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सच तो यही है कि इनकी नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। चुनावी समर में साइकिल पर दागियों की सवारी से बीजेपी को बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, लिहाजा सीएम योगी इसे चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। सीएम योगी ने एक और पोस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी पर तीखा वार किया है। एक कहावत है, करे ना करे तरकस पहने फिरे। पूरे विपक्ष का यही हाल है, सत्ता में रहे तो कुछ करा ना धरा, अब चुनाव के समय सब तरकस पहने फिर रहे हैं। सीएम योगी के लगातार हमलों से समझ में आ रहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। सीएम योगी से पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी समाजवादी पार्टी को सीधे निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में विजय श्री हासिल करने के लिए हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट आते ही बीजेपी समाजवादियों को घेरने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी का डीएनए ही अपराधियों के साथ हमेशा मिलजुल करके रहा है। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के सम्मिलित लोग शामिल हैं, और वो पूरी तरह से प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पास से देख रही है। अब जब परिणाम आएगा तो इसका जरूर खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। दागी उम्मीदवारों के मुद्दे पर अखिलेश बाबू ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की टीम का कप्तान, उप कप्तान और अब तक घोषित 195 में से 82 प्रत्याशियों की छवि आपराधिक है, और दिल्ली की टीम में तो साक्षात उनके सम्मान में भाजपा लखनऊ की जगह लखीमपुर को राजधानी घोषित कर दे। उत्तर प्रदेश में चुनावी चक्रव्यूह में विरोधियों को फंसाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी अखिलेश बाबू को दागियों के मुद्दे पर घेरती नजर आ रही है, तो समाजवादियों को ये सब चुनावी एजेंडा नजर आ रहा है। कि नफरतवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये वही दल है जिसने अभी अमर जवान ज्योति को बुझाने का काम किया। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी नफरतवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम करे। चुनाव आयोग की बंदिशों के बीच सियासी दलों का चुनाव प्रचार सोशल मीडिया और मीडिया के तहत लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। इसके लिए नामांकन का दौर भी थम चुका है, लेकिन वोटों की असल लड़ाई तो अब शुरू हुई है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी दलों में जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। मुद्दों की लड़ाई के साथ साथ चुनावी एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर किस सियासी दल का साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का जबरदस्त प्रभाव है। बाहुबल के जरिए कई नेता बन गए हैं और विधानसभा तक पहुंचते हैं। एक बार फिर से लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने की कुछ बाहुबल तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं कि किस तरीके से बाहुबली एक के बाद एक विधानसभा की तरफ जाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर राजा भैया, सबसे पहले कुंडा के राजा भैया की बात करते हैं। कुंडा का राजा कहा जाता है। वो अपने दम पर आज से नहीं बल्कि 3 दशक से विधानसभा में पहुंचते हैं, जीतते हैं और मंत्री बन जाते हैं। अगला जो नाम है वो आपके सामने है, मदन भैया का, जो लोनी विधानसभा सीट से हाथ आजमा रहे हैं। इसके बाद ये भी कद्दावर नेता हैं और जो लगातार आते हैं, नाहिद हसन, जो समाजवादी पार्टी से कैराना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, जहां पर देश के होम मिनिस्टर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पूर्वांचल का बहुत बड़ा नाम है, जबरदस्त खौफ है, फिलहाल जेल में बंद है। मऊ से ये चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि इनके नाम पर लगातार हर पॉलिटिकल पार्टियां निशाना साधती रही है। इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं दूसरे बाहुबली का, तो सुशील सिंह का नाम सामने है, जो ब्रजेश सिंह का रिश्तेदार है। वो सैयद राजा सीट से मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं। वही अगर मैं अगले बाहुबली की बात करूं तो धनंजय सिंह आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जौनपुर की मल्हानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बार यह खबर आ रही है। और इसके अलावा अगले बाहुबली की मैं बात करूं तो अभय सिंह गोसाईगंज से हैं और इनका भी नाम चल रहा है। एक और बाहुबली है ज्ञानपुर से, वो भी आपके सामने, ब्रजेश मिश्रा। ये ज्ञानपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। अतीक अहमद जैसे कई और नाम ऐसे हैं जो अभी भी लगातार अपनी लिस्ट में नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो इन बाहुबलियों के परिवार और रिश्तेदार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबलियों का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता है। बाहुबल के दम पर नेता विधानसभा पहुंच रहे हैं। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बदलते वक्त के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबलियों का जोर लगातार घटता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका वजूद पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। बाहुबल के दम से 4 बार विधानसभा पहुंचे मदन भैया के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। खेकड़ा से 4 बार से लगातार विधायक रहे हैं। इस बार लोनी सीट से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। और यह भी दिलचस्प है कि इस बार बाहुबली विधानसभा पहुंच पाएंगे या नहीं। क्या ये ऐसे बाहुबली हैं जो लगातार विधानसभा चुनाव में कूद पड़े हैं? उत्तर प्रदेश के सियासी बाहुबलियों का जिक्र हो और उसमें जिला गाजियाबाद का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी अपराधियों का ठिकाना रहे इस जिले की लौनी सीट भी काफी विवादित रही है। लौनी सीट के बाहुबली मदन भैया इस बार भी आरएलडी के कोटे से गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मदन भैया जावली वाले अब तक अलग अलग सीटों से 4 बार विधायक रहे हैं। 1991 में मदन भैया ने पहली बार जेल से चुनावों में किस्मत आजमाई थी। तब मदन भैया ने जनता पार्टी की टिकट पर खेड़ा विधानसभा सीट से जेल में रहते हुए चुनाव जीता था। उसके बाद 1993 के चुनाव में भी मदन भैया बागपत की खेकड़ा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। 1996 का यूपी चुनाव भी मदन भैया ने खेकड़ा सीट से लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। 2002 में खेकड़ा की जनता ने फिर से मदन भैया पर भरोसा जताया और यही भरोसा 2007 में भी बना रहा। 2012 में परिसीमन के चलते नई सीट लोनी अस्तित्व में आई और मदन भैया ने लोनी से ही चुनाव लड़ा। लेकिन 2012 में बीएसपी ने और 2017 में बीजेपी ने मदन भैया को विधानसभा नहीं पहुंचने दिया।
साफ है कि लोनी की जनता ने एक बार भी बाहुबली मदन भैया को विधानसभा नहीं भेजा। बावजूद इसके मदन भैया ने लोनी को ही अपना सियासी मैदान मान लिया है। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में बाहुबल से विधानसभा तक का सफर तय करने वाले हर दल में मौजूद हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि पहले के मुकाबले सियासी बाहुबलियों की संख्या में काफी कमी आई है। अब देखना होगा कि 22 में बाहुबली मदन भैया के अच्छे दिन आते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाहुबली फिर से चर्चा में आ रहे हैं। हर बाहुबली चुनावी मैदान में उतरना चाहता है, अपने दम के बल पर विधानसभा भी पहुंचना चाहता है। मैं सरफराज सैफी आज आपको राजा भैया के बारे में बता रहा हूं। आपको यह बताना चाहता हूं कि बाहुबल के दम पर राजा भैया आज से नहीं बल्कि साल 1993 से लगातार वो विधायक है, निर्दलीय हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजा भैया के बाहुबल के बारे में, जिनके कुंडा के बारे में कहावत तो आम है कि वो किसी भी राज्य के दायरे में नहीं आते हैं। उनका अपना एक बाहुबल है, उनका अपना एक दमखम है और अपने इलाके के वो राजा हैं। इसीलिए राजा भैया वो कहलाते हैं। गांव गली पूरा यूपी गूंजे गूंजे भारत सारा, रघुराज प्रताप के नारा, राजा भैया के नारा। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यूपी के बाहुबलियों में राजा भैया का नाम पहले नंबर पर लिया जाता है। प्रतापगढ़ के कुंडा और उसके आसपास के इलाके में राजा भैया की तूती बजती है। तभी तो राजा भैया 1993 से लगातार अभी तक निर्दलीय ही विधायक बनते रहे। ऐसा पहली बार होगा कि प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया पहली बार किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वो अपनी ही पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जिसका गठन 4 साल पहले 2018 में खुद किया था। अपराध से नाता रखने वाले प्रतापगढ़ के आसपास कितना वजूद है, इसका पता इसी बात से चलता है कि लखनऊ में सरकारें आई गई, सत्ता के समीकरण बदले, लेकिन राजा भैया की धमक कभी कम नहीं हुई। राजा भैया का जन्म 1969 में राजा उदय प्रताप सिंह के घर में हुआ। दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। बाद में राजा बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने। सियासत की ओर रुख करने वाले राजा भैया अपने परिवार के पहले सदस्य हैं। कुंडा में एक लाइन काफी प्रचलित है और वो है, जहां से कुंडा की सीमा शुरू होती है वहां से राज्य की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इस एक लाइन से राजा भैया के खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन राजा भैया का खौफ कम ना हुआ। यही वजह है कि जब बीएसपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मायावती ने राजा भैया पर पोटा के तहत मामला दर्ज किया। साल 2010 में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला चल रहा है। राजा भैया का नाम कुंडा के सीओ जिया उल हक के हत्याकांड में भी आ चुका है। राजा भैया के गुनाहों की फहरिस्त जितनी बड़ी है, उतने ही बड़े उनके शौक हैं। शाही परिवार से आने वाले राजा भैया शाही शौक के लिए मशहूर हैं। घुड़सवारी, प्लेन उड़ाना, शूटिंग, शिकार और जंगल सफारी उन्हें बेहद पसंद है। शौक तो उनके शाही हैं, लेकिन
लोकतंत्र में उनकी पार्टी कितना राज कर पाती है, इसका फैसला होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि राजा भैया का जो राजनीतिक सफर है वो किस तरीके से रहा है। राजा भैया ने सबसे पहले साल 1993 में चुनाव लड़ा था, तब उनकी उम्र महज 26 साल थी। वो पहली बार विधायक बने थे। साल 1993 और साल 1996 में बीजेपी ने राजा भैया को समर्थन दिया था। तो साल 2000 से लेकर 2007 और 12 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। साल 1997 में बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। तो साल 1999 से लेकर 2000 में राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इसके बाद से साल 2012 में अखिलेश यादव सरकार में जेल मंत्री रहे, खाद्य मंत्री रहे। यानी सरकार किसी की भी हो, राजा भैया मलाई खाती रहे। ये उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सियासत में एक के बाद एक जो लोग आते हैं वो किस तरीके से बाहुबल के दम पर राजनीति करते हैं। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता हूं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका ज्यादा सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। रूस को बार बार चेतावनी देने के बाद भी अमेरिका अब एक्शन में आ गया है। अपनी फौज को अलर्ट मोड पर तैनात कर दिया है। अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस लौटने का आदेश भी जारी कर दिया है। मैं सरफराज सैफी दो महाशक्तियों के आमने सामने आने से बने हालात के बारे में आपको बता रहा हूं। रूस के खिलाफ अमेरिका और यूक्रेन के देशों में एक होने के मायने क्या हैं, मैं आपको इसके बारे में भी समझा रहा हूं। रूस के समर्थन में चीन के आगे आने के बाद कैसे विश्व युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, आप समझिए और देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से विश्व युद्ध के कगार पर जा रहा है ये दुनिया। महाशक्तियों के बीच महाजंग की तैयारी तेज। अमेरिका ने यूक्रेन से वापस बुलाए अपने नागरिक। यूक्रेन की तरफ से नाटो की फौज तैनात। रूस पीछे हटने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार। यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस के बीच हालात सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। दो महाशक्तियों के बीच की तानाशाही महाजंग की ओर दुनिया को बढ़ा रही है। विश्व युद्ध का संभावित खतरा दुनिया को डराने लगा है। रोज ही जिस तरह की खबरें यूक्रेन से आ रही हैं, दुनिया को यह सवाल डरा रहा है। क्या विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया? महाशक्तियों के साथ गोलबंद होती दुनिया के क्या मायने हैं? यूक्रेन पर रूस के सैन्य एक्शन के क्या होंगे परिणाम? क्या दो खेमों में फिर बढ़ जाएगी पूरी दुनिया? दो महाशक्तियों के टकराव की आशंका को देखते हुए यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी संभावना साफ बनती दिख रही है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने बड़ा निर्णय लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित अपने दूतावास को खाली करना शुरू कर दिया है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने राजनयिकों के परिवारों को अमेरिकी दूतावास से वापस आने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही अमेरिका के विदेशी मंत्रालय ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को भी वापस देश लौटने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, रूस की ओर से कभी भी हमला किया जा सकता है। ऐसे हमले की स्थिति में हम तत्काल शायद लोगों को ना निकाल सके। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे यूक्रेन छोड़कर निकल जाएं। ये विवेकपूर्ण सावधानियां हैं जो किसी भी तरह से यूक्रेन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और समर्थन को कमजोर नहीं करती हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन सीमा पर सैन्य तैनाती को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी यूक्रेन में अपने दूतावास में मौजूद राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। ब्रिटेन की ओर से भी यही कहा गया है कि रूस के हमले के बढ़ते खतरे के बीच ये फैसला लिया जा रहा है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने नाटो देशों की सैन्य तैयारी का जायजा लिया है। यूक्रेन के पक्ष में साथ खड़े सहयोगी यूरोपीय देशों के साथ युद्ध की संभावना पर मंथन किया है। ताजा एक्शन के तहत अमेरिका ने अपने 8,500 सैनिकों को अलर्ट पर रख दिया है। नाटो सेनाओं की ओर से किसी भी एक्शन का फैसला होने पर इन सैनिकों को मोर्चे पर बुलाया जा सकता है। एक तरफ नाटो देशों की ओर से अपनी सेनाओं को स्टैंड बाई पर रखा गया है, तो वहीं वॉरशिप और फाइटर जेट्स पूर्वी यूरोप की ओर रवाना किए गए हैं। रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है और यहाँ किसी भी तरह की अशांति पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। हालांकि रूस की ओर से लगातार इस बात से इनकार किया गया है कि उसकी यूक्रेन पर हमला करने की कोई प्लानिंग है। बावजूद इसके यूक्रेन की सीमा पर जिस तरह की सक्रियता रूस की सेना ने बढ़ाई है, सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है, समय समय पर सैटेलाइट के माध्यम से सामने आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। रूस युद्ध को लेकर बेशक मना करता रहा है, लेकिन उसकी तैयारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जंग का ऐलान रूस कभी भी कर सकता है। इसी को देखते हुए नाटो देश भी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि नाटो देशों की ओर से फोर्स बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी देश की रक्षा के लिए नाटो की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा। यूरोप और अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन और रूस के बीच तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा। बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की धमकी का भी कोई असर रूस पर होता नहीं दिख रहा। पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अभी भी यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात। इस तनातनी वाले माहौल में आग में घी डालने का काम कर रहा है अमेरिकी हथियार की खेप का यूक्रेन पहुंचना। अमेरिका ने अपने वादे के अनुसार तमाम तरह के सैन्य साजो सामान यूक्रेन तक पहुंचा दिए हैं। इस बात की पुष्टि अमेरिका के उच्चायुक्त की तरफ से ही सामने आई। अमेरिका के उच्चायुक्त ने बताया है 200 मिलियन डॉलर की पहली रक्षा खेप यूक्रेन की मदद के लिए कीव पहुंच गई है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसी हफ्ते कीवी और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देशों से भी मुलाकात की है। अमेरिकी रक्षा उपकरणों के कीव पहुंचने के पीछे इसी दौरे को बताया जा रहा है। अमेरिकी उच्चायुक्त की तरफ से भी ऐसा ही दावा दोहराया गया। अमेरिकी उच्चायुक्त का दावा, अमेरिका लगातार यूक्रेन को ऐसी मदद पहुंचाता रहेगा जिससे यूक्रेन की सैन्य बल को मदद मिल सके। इस समय यह मदद यूक्रेन को रूसी आक्रमण के खिलाफ अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बचाने में मदद करेगी।
अमेरिका के अलावा बाल्टिक नेशन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। इन देशों ने अमेरिकी एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूक्रेन की मदद के तौर पर भेजने का फैसला किया है। रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने है। अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को हर तरह की सैन्य सहायता दी जा रही है। रूस इस मदद को लेकर भी खासा नाराज है। अपने ट्रूप्स को मास किया है यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर और थ्रेटन कर रहे हैं कि हम यहां पे युद्ध कर सकते हैं, जबरदस्ती कब्जा कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर। तो उसके रिस्पांस में अमेरिकन लेड नेटो फोर्सेस ने क्या किया है कि उन्होंने वहां पे बहुत सारे वेपन्स को वहां भेजने के लिए बोला है। एस्टोनियन बाल्टिक कंट्रीज ने बहुत सारे वेपन्स की डिप्लॉयमेंट करी है। फ्रांस वेपन भेज रहा है, जर्मनी वेपन भेज रहा है। तो इस तरह से एक युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया है जो दुनिया के लिए एक बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। रूस बार बार अमेरिका और यूरोपीय देशों को यूक्रेन में हस्तक्षेप करने के लिए मना करता रहा है, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगे भी इसके कोई आसार नहीं है। कुछ ऐसा ही संकेत देता है अमेरिकी विदेशी सचिव एंटनी ब्लिंकन का ये ट्वीट। नाटो सहयोगी राष्ट्रों की इस मदद के लिए शुक्रिया। हम नाटो सहयोगी राष्ट्र एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की यूक्रेन को की गई मदद का पूरा समर्थन करते हैं। इन राष्ट्रों की तरफ से की गई मदद यूक्रेन को रूस के आक्रमण और गैर जिम्मेदाराना आक्रमण से बचाव में मदद करेगा। हम उनकी इस मदद के लिए उन्हें सलाम करते हैं। एक तरफ तो यूक्रेन के मसले को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी तेज होती जा रही है। दोनों ही देश अड़े हुए से लगते हैं, लेकिन माहौल को नरम करने के लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर बार बार कोशिश भी जारी है। इस संदर्भ में 21 जनवरी को दोनों देशों के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत तमाम कोशिशों के बावजूद बातचीत बेनतीजा रही। बिल्कुल विपरीत मांगों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जेनेवा में करीब 1.5 घंटे तक बैठक की थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान को गंभीर माना जा रहा है जो उन्होंने अपने कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने पर रूस को जवाबदेह ठहराया जाएगा। रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। हमारे साथी और सहयोगी रूस और उसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जो उन्होंने कभी भी नहीं देखे होंगे। यूक्रेन को लेकर रूस के सख्त रुख को देखते हुए अमेरिका लगातार उसको ऐसे संकेत देता रहा है, लेकिन रूस है कि मानता ही नहीं। राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन में यूरोपियन और अमेरिकन दखल को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखते। ऐसे में दुनिया का डर जायज लगता है, कहीं फिर विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी दुनिया को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। उधर यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता विवाद आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। मैं सरफराज सैफी आपको रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के पीछे की कहानी भी आपको बताऊंगा। आपको इस संघर्ष के इतिहास के बारे में भी जानकारी दे रहा हूं और यह भी समझाऊंगा कि आखिर क्यों यूक्रेन अमेरिका के करीब होता है और यूक्रेन और रूस की परेशानियां और नाराजगी दोनों बढ़ा देता है। आप भी खुद समझिए और देखिए कि किस तरीके से लगातार दो ताकतवर मुल्क आपस में भिड़ने की कगार पर हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।
दोनों देशों के बीच की तनातनी ने दुनिया की दो महाशक्तियों को युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हालात युद्ध तक पहुंचे तो उसकी आग में पूरे यूरोप के हाथ का जलना तय है। उधर दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिकों के साथ भारी मात्रा में टैंक और तोप तैनात कर दिए हैं। जिनकी संख्या जनवरी के आखिर तक बढ़ाकर 1,75,000 तक पहुंच सकती है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। मगर रूस अपना खेल जारी रखे हुए है। जाहिर है कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव शीत युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े संकट को जन्म दे सकता है। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की सेना इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता में जबरदस्त इजाफा कर रही है। यूक्रेन ने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन को लेकर रूस एक आक्रामक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। उधर हाल ही में हुए चुनावों में यूक्रेन साफ संकेत दे चुका है कि वो अपना भविष्य यूरोप में ही देखता है, जबकि रशिया यूक्रेन को किसी भी हद तक जाकर पाने की चाहत रखता है। यूक्रेन रशिया के लिए आज इज्जत का सवाल बन चुका है, जिसे रूस हर हाल में जीतना चाहता है। आखिर क्यों रशिया के लिए यूक्रेन इतना खास है, एक नजर डालते हैं। रूस के लिए क्यों अहम है यूक्रेन? सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से यूक्रेन के रूस के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहर की मां भी कहा जाता है। इस शहर का सांस्कृतिक प्रभाव उतना ही है जितना रूस की राजधानी मॉस्को का या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर का है। सोवियत संघ के पतन और यूक्रेन के अलग होने को कई रूसी राजनेता इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। यूक्रेन पर स्थायी पकड़ होने और पश्चिमी देशों के यूक्रेन में दबदबे को कई रूसी राजनेता रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक घात के रूप में देखते हैं। रूस यूक्रेन में रहने वाले 80 लाख रूसी लोगों की रक्षा को लेकर मुखर रहा है। व्यापार के हिसाब से भी रूस के लिए यूक्रेन अहम है। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनते हुए देखना नहीं चाहता। रूस का मानना है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो नाटो रूस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश कर सकता है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोप को आजादी मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तरफ इस देश में बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है, वहीं पूर्व की तरफ इस देश में कई बड़े उद्योग हैं। यूरोप के पश्चिमी हिस्से का यूरोपीय पड़ोसियों खासकर पोलैंड से गहरा रिश्ता है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत है। हालांकि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या भी खासी अच्छी है। इन लोगों की विकसित पूर्वी इलाके में खासी मौजूदगी है। 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यूनुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन में मौजूद क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन में हुए आंदोलन के चलते राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, मगर तब तक रूस क्रीमिया का अपने साथ विलय कर चुका था। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। 1991 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये यूक्रेन एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और ये बिल्कुल एक ईस्टर्न यूरोप में जो नेटो की चल रही है ये उसके मुहाने पर है। तो हमेशा से ही जो यूक्रेन का रुझान था वो यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर बनना चाहते थे और वो नेटो की मेंबरशिप चाहते थे, परंतु रशिया ये नहीं चाहता। अगर यूक्रेन में मेंबरशिप आ जाए नेटो की और वहाँ पे नेटो के वेपन्स डिप्लॉय हो जाए तो रशिया की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो कम हो जाती है। तो जब से राष्ट्रपति पुतिन आए हैं तो उनका ये पूरा एफर्ट था कि किसी तरीके से यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में या नेटो के इन्फ्लुएंस में जाने से रोका जाए। लेकिन रूस लगातार इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा। यही वजह है कि यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों की खींचातान के बीच फंसा हुआ है।
फिलहाल यूरोप और रूस के बीच फंसे यूक्रेन के सामने हालात युद्ध वाले बने हुए हैं। सामने दुनिया का नंबर 2 देश है जो पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन पर हमला करने की योजना को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आ चुका है। दुनिया भर में अपने अड़ियल रवैये के लिए जाने जाने वाले पुतिन साफ शब्दों में कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को किसी भी हालत में नाटो की गिरफ्त में नहीं जाने देंगे। यानी हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन जाएं तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उधर यूक्रेन के मसले पर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। दोनों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। विश्व की पहली ये 2 महाशक्तियां अगर आपस में टकराई तो विश्व युद्ध की स्थिति बन सकती है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करता हूं कि यह खतरा कितना बड़ा है। सबसे पहले जानिए कि यूक्रेन को लेकर रूस इतना क्यों परेशान है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव साल 2013 से शुरू हुआ था। यानी नवंबर 2013 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर का विरोध शुरू हुआ। राष्ट्रपति विक्टर का रूस का समर्थन हासिल था। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पीछे से सपोर्ट दे रहे थे। उधर अमेरिका और ब्रिटेन आखिरकार फरवरी 2014 को राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों का समर्थन देना शुरू कर दिया। अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई लगातार जारी है। उधर डोनबास में जारी खूनी संघर्ष में अब तक करीब 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह तो रहा रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का पूरा इतिहास। उधर रूस की धोस से परेशान यूक्रेन यूरोप की शरण में पहुंच गया। मदद की उम्मीद यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों से नजदीकियां बढ़ाने लगा। इस बात से रूस को नाराज कर दिया है। यानी रूस की नाराजगी की वजह है उधर डोनबास के क्षेत्र में रूस की दखल और कीमिया पर कब्जे का विरोध लगातार करता रहा है। यूक्रेन इसी वजह से यूक्रेन के जो पश्चिमी झुकाव को जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है। साल 2024 में यूक्रेन और यूरोपीय जो सदस्य संघ है उसकी लेने की तैयारी भी कर रहा है। यूक्रेन नाटो में भी शामिल होना चाहता है। साल 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनबास क्षेत्र का शांति का सबसे बड़ा मुद्दा बना और इस मुद्दे को मुखरता से उठाने वाले राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हैं। यानी अमेरिका और यूरोप की तरह यूक्रेन की बढ़ती नजदीकियां ही रूस की नाराजगी की वजह बनी है। विश्व युद्ध की आशंका है और यूक्रेन ने रूस की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका आगे आ गया है। अपने 8,500 सैनिकों को अमेरिका ने अलर्ट मोड पर भी तैनात कर दिया है। यानी इसके साथ ही नाटो देशों का समर्थन भी यूक्रेन को हासिल हो रहा है। नाटो देशों की ओर से भी अपनी सेना को स्टैंड बाई पर रखा गया है। वॉरशिप और फाइटर जेट जो पूरे यूरोप की ओर लगातार रवाना हो रहे हैं। इस बीच सामने ऐसे संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया 2 खेमों में बंटती दिखाई दे रही है, जो साफ संकेत देते हैं कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो विश्व युद्ध वाले हालात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर इन तमाम देशों में लगातार एक के बाद एक कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। उधर भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बनने के बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विकास के कई कीर्तिमान रचे हैं।
हर क्षेत्र में अपनी नई कहानी लिखी है। पूरी दुनिया भारत की विकास गाथा की गवाह है। आजादी के बाद 7 दशक में भारत ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर किया है और इस विकास के सफर को आगे ले जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि दुश्मन नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे सके। देश की राजधानी दिल्ली में भी 26 जनवरी के चलते चप्पे चप्पे पर जो जवान हैं हमारे, उनको तैनात कर दिया गया है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर एक्स्ट्रा पुलिस बल को तैनात कर दिया है, सुरक्षा बलों को लगा दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की फुल तैयारियां हो गई हैं। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हर देशवासी के लिए गर्व का एक वक्त है और देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरे भारत में जश्न की तैयारी भी आपको दिखा रहा हूं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पूरे देश को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई पेश करता हूं। उधर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इस बार 4 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। पद्म भूषण सम्मान 17 और पद्म श्री 10 107 लोगों को दिया गया है। मैं आपको बताता हूं कि किसे पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मरोड़पांत पद्म विभूषण से सम्मान दिया गया है। इसके अलावा कला के क्षेत्र में प्रभा अनेकों पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। वहीं राधे श्याम खेमका को भी पद्म विभूषण देने का ऐलान किया गया है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।